हेलो स्टूडेंट्स, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज क्वेश्चन आंसर का एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इसमें हम बात करेंगे कृषि के संबंधित प्रश्नोत्तर के विषय में। यह जो कृषि है यह चौथा चैप्टर है 10वीं के ज्योग्राफी बुक का। इस बुक में 3 और 5 अंक वाले भी बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, तो वह सभी प्रश्नोत्तर जो 3 और 5 मार्क्स का है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो कृषि के लिए यह दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोग 1 अंक वाले प्रश्न पर चर्चा किए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और ये है दूसरा पार्ट यानी कि दूसरा क्लास, जिसमें हम बात करेंगे 3 और 5 अंक वाले प्रश्नों के विषय में। तो आइए वीडियो में पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल अभी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे प्रश्न उत्तर वाले वीडियो आपसे मिस नहीं हो और आप बेहतर तरीके से परीक्षा की तैयारी कर लें। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, इन प्रश्नों को साथ साथ लिखते चलिएगा। चलिए, सब्सक्राइब करने के बाद पहला प्रश्न ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। कृषि का मतलब खेती करना, ओके ना। तो खेती में बहुत सारे प्रक्रियाएं आते हैं, इसलिए कृषि इसे बोलते हैं, जिसमें केवल कृषि नहीं बल्कि पशुपालन भी आता है। तो कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम बात करें, इतना ज्यादा योगदान है कि कृषि के बिना भारतीय अर्थव्यवस्था बिखर जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि में कार्य कर रहा है, यानी कि कृषि कार्य में लगे हुए हैं। अगर कृषि कार्य नहीं होगा तो 2/3 जनसंख्या कहाँ जाएगी। उसी प्रकार से भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। दूसरी है, विभिन्न बहुत सारे ऐसे उद्योग है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियां हैं जिनको कच्चा माल कौन उपलब्ध कराता है? कृषि उपलब्ध कराता है। जैसे बात करते हैं गन्ना। गन्ना क्या है? चीनी बनाने के लिए आवश्यक है। तो जो भी फैक्ट्री यानी कि जो भी उद्योग चीनी बनाने वाला है वो किस पर निर्भर है? गन्ना। और गन्ना कहाँ से होता है? कृषि के अंतर्गत। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे उद्योग है जो कृषि पर निर्भर है। इसीलिए अगर ये कृषि कार्य नहीं होगा तो ये उद्योग भी नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र भी क्या होगा? कृषि से प्रभावित होगा। भारत की जो प्राचीन आर्थिक क्रिया है वह क्या है? कृषि है। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही साथ पिछली कुछ शताब्दियों में कृषि कार्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हम लोगों ने उर्वरक का प्रयोग करके अधिक उत्पादन, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्रांति किए हैं जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाता है। इस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों के बारे में लिखें। यानी सरकार क्या करती है? किसानों के हित यानी किसानों के लिए एक बहुत ही बड़े बड़े सुधार करते हैं, ताकि किसानों को लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें उचित मूल्य मिल रहा है, या फिर हमारा जो फसल है वो समय समय पर बर्बाद नहीं होगा। इसके लिए भी सरकार हमारी मदद कर रहा है। तो कौन कौन से काम करता है सरकार? जो है वह निम्नलिखित संस्थागत सुधार करता है। पहला, फसलों की बीमा सुविधा देना। यानी कि अगर कोई किसान फसल लगाता है, किसी कारणवश बाढ़ या प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, ओके ना, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा ही है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके चलते अगर किसी कारण से फसल अगर बर्बाद हो जाती है और तो उसका बीमा सुविधा दिया गया है, उसके बदले में किसानों को बीमा मिल जाएगा। दूसरा है सहकारी बैंकों का विकास कर किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। ओके, देखिए किसान जो भी है अपनी खेती के लिए बहुत ही बड़ी पूंजी लगता है, और ऐसे ही समय में जब खेती शुरुआत होती है बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जिनके पास पूंजी नहीं होता है, तो वो ऋण लेकर के यानी कि कर्ज लेकर के, बैंक से कर्ज लेकर के वो खेती कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराया गया है। दूसरा है फसलों के समर्थन मूल्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए एक किसान बहुत ही मेहनत करके क्या करते हैं? वह फसल को उत्पादन करते हैं और उस फसल को औने पौने दाम में 8 रुपया 5 रुपया केजी खरीद लिया जाता है। तो ये क्या है? ये उनका उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो इसी के लिए सरकार क्या करती है? सारे फसल को एक समर्थन मूल्य यानी कि उचित मूल्य में खरीद लेता है, जिससे किसान को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा है, अगला चौथा नंबर है, मौसम संबंधित सूचनाओं को समय समय पर प्रसारित करना कि कैसा मौसम है। अब अगर 3 या 4 दिन के अंतराल के मौसम की जानकारी किसानों को मिल जाएगी तो वो फसल को बेहतर तरीके से लगा सकते हैं कि आने वाले समय में पानी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आने वाले समय में मौसम कैसा होगा। तो इस आधार पर क्या करते हैं? आगामी सूचना मिलने पर
किसान बेहतर तरीके से फसल का उत्पादन कर पाते हैं। कृषि संबंधित नवीन तकनीक, नवीन औजार यानी कि नए नए औजार, उर्वरकों, इन सभी का भी कह सकते हैं रेडियो पर प्रसारण किया जाता है या दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता है, ताकि इनके विषय में जानकारी मिल सके। किस नए तरीके से फसल करने से या मिट्टी की उर्वरता किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, इस संबंधित जो जानकारियां उसको रेडियो या दूरदर्शन के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाता है। तो ये सारे वो संस्थागत सुधार है जो किसानों के लिए किए जाते हैं। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में घटते खाद्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन करें। खाद्य मतलब होता है खाने वाला, ओके ना। अब देखिए सबसे पहले इस चीज को समझिए। खाद्य का मतलब अगर हम चावल का उत्पादन किए तो ये क्या है, ये है खाद्य पदार्थ, ओके। और अगर हम उत्पादन किए जूट का तो जूट हम खाएंगे क्या, नहीं, तो ये हो गया अखाद्य, ओके ना। अब हमको समझ में आएगा खाद्य और अखाद्य क्या होता है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि गैर कृषि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए क्षेत्र में कमी आ रहा है। यानी कि गैर कृषि का जो प्रतिस्पर्धा है, यानी कि कृषि के अलावे जो अन्य काम है उसके लिए जो प्रतिस्पर्धा है, इससे बोए जाने वाले क्षेत्र में कमी हो रहा है। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अधिक उपयोग के कारण उपजाऊ क्षमता जो है वह कम हो रहा है। असक्षम तथा अनुचित जल प्रबंधन, यानी कि जल का बहुत ही बेहतर सुविकसित तरीका नहीं है, जिससे जल जो है वह सही जल, अच्छा जल यानी अच्छा वाला पानी कृषि में नहीं मिल पाता है। इससे क्या होता है, हम लोग अत्यधिक भूजल दोहन करते हैं, यानी कि धरती के अंदर का पानी अधिक से अधिक मात्रा में निकालते हैं, जिससे भौम जल स्तर यानी कि पानी का जो स्तर है, पहले 100 फीट में पानी मिलता था, अब देखिए 200 फीट में मिल रहा है, अब 300 फीट में मिलता है, फिर कहीं कहीं आपको देख सकते हैं 1000 फीट में पानी मिलता है। तो ये कैसे हो रहा है, पहले 100 फीट में पानी था तो ये भौम जल स्तर धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है। इससे कृषि के लागत में वृद्धि हो रहा है। जो कृषि के लागत पहले 100 रुपया था वो अब 1000 रुपया हो गया, तो ये लागत बढ़ रहा है, तो किसानों को परेशानी मिल रहा है। साथ ही साथ भंडार क्षमता और बाजार का अभाव है, यानी कि भंडार करने के लिए, भंडारण के लिए सही व्यवस्था नहीं है और बाजार का अभाव है, बाजार में सही मूल्य नहीं मिल पाता है, और इस कारण से लोग खाद्य पदार्थों का उत्पादन कम कर रहे हैं और किसी अन्य कार्य में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताइए। ये दो कृषि का प्रकार है, इन दोनों में क्या अंतर है। बहुत ही आसान से लिखें, आप इसे याद कर सकते हैं। एक और हम लिखें जीविका निर्वाह कृषि और दूसरी ओर लिखे हैं वाणिज्यिक कृषि। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है। जो जीविका निर्वाह कृषि है इसके खेतों का आकार जो है वह छोटा होता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि में खेतों का आकार क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। जीविका निर्वाह कृषि में परंपरागत यानी कि जो पुराना तकनीक है, पुराना टेक्निक जो है, पुराना जो औजार है, उसी का उपकरण, जो भी तकनीक और उपकरण है उसी का प्रयोग करते हैं। परंतु वाणिज्यिक कृषि में हम लोग नवीन यानी कि नया वाला तकनीक, ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, इन सभी तकनीक और औजार का प्रयोग करते हैं। लिखा है कि जीविका निर्वाह कृषि स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करती है, यानी कि जो स्थानीय बाजार का मतलब हुआ कि आसपास का जो बाजार है उसके लिए उत्पादन करते हैं। जबकि वाणिज्यिक फसल निर्यात, निर्यात का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में बेचने के लिए, भारत से किसी और देश में बेचने के लिए इसका उत्पादन किया जाता है। जीविका निर्वाह फसल जो है 2 या 3 फसलों को उत्पादन करता है, एक फसल नहीं बल्कि 2 से 3 फसल। अभी कह सकते हैं धान का फसल काटते हैं तो उसके बाद गेहूं का फसल लगा देते हैं या फिर आलू का फसल लगा देते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, फसल को बदलते रहते हैं, 2 या 3 फसल लगाते हैं। जबकि वाणिज्यिक फसल में एक ही फसल को बार बार लगाया जाता है, क्योंकि इसे निर्यात करना है तो निर्यात में एक ही फसल को लगाया जाता है और उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। अब देखिए जीविका निर्वाह फसल में खाद्य फसलों का पैदावार पर बल दिया जाता है, यानी कि जो खाने वाला फसल है उस पर जोर दिया जाता है। दूसरा है इसमें जो है अखाद्य फसल, जो कह सकते हैं निर्यात के लिए किया जाता है, जैसे गन्ना, कपास, गेहूं। वैसे गेहूं तो खाद्य फसल में आ जाता है, लेकिन इसका अधिक मात्रा में उत्पादन निर्यात करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से यह जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर था। देखिए यहाँ पर 3 और 5 अंक वाले प्रश्न खत्म तो नहीं होते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं एक और पार्ट लाऊंगा जिसमें 3 और 5 अंक वाले और भी प्रश्न पर चर्चा करेंगे, और ये तीसरा क्लास रहेगा, यानी कि वीडियो नंबर पार्ट 3। तो इस वीडियो के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होता है।